गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकेएच वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 13.2 प्रश्नावली को कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने 5 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। इस वीडियो में हम छठा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो छठा क्वेश्चन हमें दिया है, इसने एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्रश्न नंबर 6, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। आगे पूछा इसने, यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर, यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास छठा प्रश्न क्या दिया है, एक लंबवृत्तीय बेलन है हमारे पास, इसका वक्र पर क्षेत्रफल दिया है इसने 4.4 और त्रिज्या दी है 0.7। तो हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमें दी है इसने त्रिज्या 0.7 मीटर, ऊंचाई इसके लिए हमें ज्ञात करनी है और इसके लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमें दिया हुआ है इसने कितना, 4.4 मीटर स्क्वायर। यहाँ से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच बराबर 4.4, 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना है 0.7 और गुणा में हमारे पास है एच बराबर 4.4। पॉइंट हटेगा, बटा में क्या आ जाएगा 10, 7 से 7 कट जाएगा, क्या बनेगा, h का मान हमें ज्ञात करना है, 10 भाग में गुणा में चला जाएगा, 2 और 22 गुणा में भाग में आ जाएगा, क्या बनेगा 4.4 गुणा 10, क्या आ जाएगा 2 गुणा 22। यहाँ से हमारे पास दशमलव हटेगा, यहाँ से बटा में क्या आएगा 10, 2 से 44 कटेगा 22, 22 से 22 कट जाएगा, 10 में 10 का भाग देंगे 1। तो हमारे पास इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई, 1 मीटर। तो हमारा जो छठा प्रश्न है वो हल हो गया। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे, 7वां प्रश्न। तो जो 7वां प्रश्न दिया है उसे हम लिखेंगे, फिर हम उसे ध्यान से पढ़ेंगे और फिर हम उसे हल करेंगे। तो 7वां प्रश्न क्या दिया है हमें, 7वां प्रश्न दिया है इसने, किसी वर्ताकार कुएं का, प्रश्न नंबर 7, किसी वर्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है। आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है, और यह 10 मीटर गहरा है, ज्ञात कीजिए। पहला क्या दिया है हमें पार्ट, पहला दिया है इसने आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए व्यास है हमारे पास 3.5 मीटर, व्यास दिया है इसने 3.5 मीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी जिसे हम r से लिखते हैं 3.5 बटा में 2 मीटर। इसकी गहराई है हमारे पास कितनी, 10 मीटर, जिसे हम h से लिखते हैं। तो हमारे पास h का मान आ गया 10 मीटर। इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बन जाएगा 2 पाई आर एच, 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा में आर का मान हमारे पास है इसके लिए 3.5 बटा में 2 और गुणा एच का मान है हमारे पास 10। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, बटा में हमारे पास क्या आ जाएगा 10, 10 से 10
कट जाएगा। 7 से 35 काटेंगे 5, यहाँ से 2 से 2 कटेगा, 22 को 5 से गुना करेंगे 110 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब इसने दूसरा पार्ट जो पूछा है वो क्या पूछा है, 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर करवाने का व्यय हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें कहा है कि 1 मीटर स्क्वायर पर कितना खर्च आता है, 40 रुपये का। और हमारे पास वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आया कितना था, 110 वर्ग मीटर। तो 110 को हम 40 से गुणा कर देंगे, हमारा हल आ जाएगा। क्या बनेगा, 1 वर्ग मीटर पर व्यय बराबर 40 रुपये। 110 वर्ग मीटर पर व्यय कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 40 गुणा 110, कितने आएंगे, 4400 रुपये। तो इस पर जो खर्च आएगा वो कितना आएगा, 4400 रुपये आएगा। तो हमारा जो 7वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 8वां प्रश्न हल करेंगे। तो जो 8वां प्रश्न दिया है उसे हम पहले लिखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम उसे हल करेंगे। तो हमारे पास 8वां प्रश्न इसने क्या दिया है, गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाला, प्रश्न नंबर 8, गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में, गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलन, 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलन बेलनाकार पाइप है, बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है, इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है। तो हमें दिया है, इसने पूछा है कि गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है। तो हमें पता है कि जो गर्मी देता है वो वक्र पृष्ठ ही देगा। तो यहाँ पे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसके लिए लंबाई दी है, संयंत्र की लंबाई हमारे पास है 28 मीटर, यानी कि ये किसका मान है, h का। उसके बाद में व्यास कितना है, व्यास हमें दिया है इसने 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5/2 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो मीटर को हम पहले सेंटीमीटर में बदल देंगे, कितना आ जाएगा 2800 सेंटीमीटर। अब हमारे पास गर्मी देने वाला कुल पृष्ठ किसके बराबर होगा, इसके वक्र पृष्ठ के, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 5/2, और जो इसके लिए ऊंचाई है एच का मान है 2800। 7 से 2800 कटेगा, कितना आ जाएगा 400। 2 से 2 कट जाएगा, 22 को 5 से गुणा करेंगे 110,
110 को 400 से गुना करेंगे, ये आ जाएंगे 44,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए इसे हम 10,000 से भाग कर देंगे, तो हमारे पास ये किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, कितना आएगा, 4.4 वर्ग मीटर। तो गर्मी देने वाला कुल क्षेत्रफल कितना है, 4.4 वर्ग मीटर। तो हमारा जो 8वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 9वां प्रश्न हल करेंगे। तो जो 9वां प्रश्न हमें दिया है उसे हम ध्यान से लिखेंगे पहले, फिर पढ़ेंगे उसे ध्यान से और फिर हम उसे हल करेंगे। तो हमारे पास 9वां प्रश्न दिया है, ज्ञात कीजिए। 2 प्रश्न हैं इसमें। प्रश्न नंबर 9, ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट दिया है इसने, एक बेलनाकार पेट्रोल की, एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 मीटर, जिसका व्यास 4.2 मीटर और ऊंचाई 4.5 मीटर है, और ऊंचाई 4.5 मीटर है। तो हमें इसने दिया है कि बेलनाकार पेट्रोल की जो बंद टंकी है उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करके बताना है। व्यास दिया है इसने कितना, व्यास है 4.2 मीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4.2/2, 2.1 मीटर। उसके बाद हमारे पास इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, जिसे हम h से लिखेंगे, वो है 4.5 मीटर। इसके लिए हमारे पास जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, 2πRh। 2 गुणा पाई का मान 22/7, गुणा में r का मान है 2.1, गुणा में h का मान हमारे पास कितना है 4.5। 7 से ये कटेगा, कितने आ जाएंगे, 0. हमारे पास आएगा 3। 0.3 को 2 से गुणा करेंगे, कितने हो जाएंगे, 0.6। 0.6 को हम 22 से गुणा करेंगे, ये आ जाएंगे 13.2। गुणा में हमारे पास कितना है 4.5। 4.5 को 132 से 13.2 से गुणा करेंगे, 45 दूना 90, 9 बच जाएंगे। 45 दिया 135 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे पास 144, 14 बच जाएंगे। 45 और 14 कितने होंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास 59। कितने अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, 2 अंक छोड़ के, कितना आएगा 59.40 वर्ग मीटर। ये हमारे पास आ गया इस बेलनाकार जो पेट्रोल की टंकी थी उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा प्रश्न इसने पूछा है इसमें, इस टंकी को बनाने में, इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा, कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का, यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया हो, बनाने में नष्ट हो गया हो। तो हमें कहा है
कि इस बंद टंकी को बनाने के लिए कुल कितने इस्पात की ज़रूरत होगी अगर इसमें 1/12 भाग इसका क्या हो गया है, नष्ट हो गया है। तो हमें इसके लिए क्या ज्ञात करना है, हमें इसके लिए ज्ञात करना है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका 1/12 भाग नष्ट हुआ है। तो 1/12 भाग जो नष्ट हुआ है उसके आधार पर हमें जितना इस्पात चाहिए था वो हमें इसके लिए ज्ञात करना है। तो हमारे पास दिया है इसने व्यास है 4.2, त्रिज्या इसकी 2.1 मीटर ही है, ऊंचाई भी इसकी 4.5 मीटर है। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में दोनों सिरों का क्षेत्रफल हम जोड़ देते हैं। और दोनों सिरे किस आकार के हैं, वृत्त के आकार के हैं। तो दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल निकाल करके हम जोड़ देंगे। तो हमारे पास टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बनेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आ जाएगा 2πr²। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आया है 59.40 प्लस 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा में आर का मान कितना है, आर का मान है 2.1 गुणा में आ जाएगा 2.1, 7 से काटेंगे आ जाएगा 0.3, 0.3 को 2 से गुणा करेंगे 0.6, 0.6 को 22 से गुणा करेंगे ये हमारे पास आ जाएंगे 13.2। तो 59.40 प्लस 13.2 गुणा में है हमारे पास 2.1। यहाँ से 2.1 को 13.2 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 59.40 प्लस 21 दूना 42, 4 बचेंगे, 63 और 4 67, 6 बचेंगे, 21 और 6 27। कितने अंकों के बाद दशमलव है, 2 अंकों के बाद। तो ये आ गया 27.72। इन्हें हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा क्षेत्रफल 2, 4 और 7 11, 1 बचेगा हमारे पास, 10 और 7 17 हमारे पास 1 बचेगा, 6 और 2 हमारे पास कितने हो जाएंगे 8। तो कितना आ गया 87.12 मीटर स्क्वायर। इसके लिए हमारे पास जो इस्पात इसमें लगा है उसका क्षेत्रफल आ गया है। अब इसने कहा है कि इसका 1/12 भाग नष्ट हो गया है। नष्ट होने के बाद इसमें इतना जो हमारे पास इस्पात है वो लगा है। तो हम मान लेते हैं कि पहले जो इस्पात लेना चाहिए था इसके लिए जो आवश्यक इस्पात था वो क्या है x, माना आवश्यक इस्पात का क्षेत्रफल वो कितना है x वर्ग मीटर। अब नष्ट हुआ कितना, नष्ट हुआ 1/12 भाग। तो कितना आ जाएगा x/12 भाग इसका नष्ट हो गया। x में से x/12 भाग नष्ट हुआ, बाकी इसका यूज हुआ। तो यूज हुआ कितना है 87.12। तो x में से प्रश्नानुसार x में से x/12 घटाएंगे तो आना चाहिए 87.12। यहाँ से लघुत्तम लेंगे 12, क्या बनेगा 12x माइनस x बराबर 87.12। यहाँ से क्या बनेगा 11x/12 बराबर 87.12। x का मान निकालना है, 12 भाग में है गुणा में आ जाएंगे, 11 गुणा में है भाग में आ जाएगा। 11 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 11 7 77, 10 बच जाएंगे, 11 9 99। यहाँ से हमारे पास आएंगे कितने 101, 101 में से 99 घटेंगे 2, 11 दूना 22 गुणा में हमारे पास कितना है 12, 12 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 12 दूना 24, 2 बचेंगे, 12 में 108 और 2 110, 11 बचेंगे, 12 7 84 और 11 कितने हो जाएंगे 95। कितना आएगा 95.04 मीटर स्क्वायर। तो कितने इस्पात की आवश्यकता होगी 95.04 वर्ग मीटर इस्पात की इसके लिए आवश्यकता होगी। तो हमारा जो 9वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 10वां प्रश्न हल करेंगे। तो 10वें प्रश्न में जो हमें क्वेश्चन दिया है उसे हम पहले ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम उसे हल करेंगे। तो ये जो ये प्रश्न दिया है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्या दिया है इसने 10वें प्रश्न में,
आकृति में आप एक लैंप शेड का फ्रेम देख रहे हैं। इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। इस फ्रेम के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई है हमारे पास 30 सेंटीमीटर। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। ज्ञात कीजिए कि लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो हमें ये बताना है कि कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो हमें इस प्रकार का डायग्राम दिया है इसने, कुछ इस प्रकार का। ये हमारे पास लैंप शेड है और इसे कपड़े से ढका जाना है और दोनों तरफ 2.5 सेंटीमीटर जो हमारे पास हिस्सा है वो छोड़ना है। इसके लिए व्यास दिया है 20 सेंटीमीटर। व्यास है इसका कितना, 20 सेंटीमीटर। और इसके लिए ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई हमें दी है 30 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 30 सेंटीमीटर। अब इसने कहा है कि दोनों तरफ हमें 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा छोड़ना है जो कि मोड़ा जा सके अंदर। तो 2.5 सेंटीमीटर उसे ऊपर छोड़ना है और 2.5 सेंटीमीटर उसे नीचे छोड़ना है। तो हमें अब इस कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए जो कपड़े का बेलन बनेगा वो एक खोखला बेलन होगा और इसके लिए हमारे पास जो क्षेत्रफल निकालना है वो कौन सा क्षेत्रफल निकलेगा, वो क्षेत्रफल निकलेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमारे पास कितना आएगा इसके लिए, पहले तो हमारे पास जो व्यास दिया है वो लिखेंगे। व्यास कितना है, ये है 20 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर। इस बेलन की ऊंचाई तो 30 सेंटीमीटर है, लेकिन कपड़े के लिए हमारे पास जो ऊंचाई क्या होगी, कपड़े के लिए ऊंचाई क्या बनेगी, बेलन की ऊंचाई है 30, 2.5 ऊपर छोड़ना है और 2.5 हमें नीचे छोड़ना है। हिस्सा कितना हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर। तो इसके लिए ऊंचाई कितनी आ गई, 35 सेंटीमीटर। त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। तो कपड़े का क्षेत्रफल कितना होगा, कपड़े का क्षेत्रफल 2πr/h। यहाँ से 2 गुणा पाई का मान है 22/7, गुणा में r का मान कितना है 10 और गुणा में h का मान कितना है 35। 7 से 35 कटेगा 5, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 10 को 10 से गुणा करेंगे 100, 100 को 22 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2200 वर्ग सेंटीमीटर। तो कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, इसे आवश्यकता होगी 2200 वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की। तो हमारा जो 10वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 11वां प्रश्न हल करेंगे। तो 11वां प्रश्न जो दिया है वो भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्या दिया है इसने, किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों के गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ा होगा। तो हमें ये बताना है कि इसके लिए कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा। तो इसने कहा है कि कलमदान बनाने हैं बेलनाकार और उसके लिए गत्ता जो है वो नीचे लगेगा लेकिन ऊपर उसमें गत्ता नहीं लगेगा। इसका मतलब वक्र पृष्ठ में हम नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ेंगे। तो एक कलमदान में लगने वाला गत्ता अगर हमारे पास आ जाए तो 35 कलमदान में लगने वाला जो गत्ता है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास दिया है इसने कि इसके लिए कलमदान की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। कलमदान की त्रिज्या ये है 3 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई जिसे हम h से लिखते हैं, ये है 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक कलमदान का क्षेत्रफल
कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 2 पाई आर एच, जिसमें वक्र पृष्ठ में गत्ता लगेगा, और एक वृत्त का क्षेत्रफल वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ से मान रखेंगे, पाई और आर कॉमन आ जाएगा, क्या बन जाएगा, पाई आर कॉमन आ गया तो 2h प्लस आर। यहाँ से पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है, आर का मान है 3, 2 गुणा एच का मान कितना है, एच का मान है 10.5 प्लस में आर का मान कितना है हमारे पास 3। यहाँ से 22 × 66/7, 10.5 को 2 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे 21, प्लस में हमारे पास है 3, कितना आएगा 66 × 24 बटा में हमारे पास है 7। 66 को 24 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे, 6 चौका 24, 2 बचेंगे हमारे पास 12 और 2 14, 144, कितने आएंगे 4 8 5 और 1 1584 बटा में 7। अब ये आ गया हमारे पास कितने कलमदान के लिए, एक कलमदान के लिए। हमें ज्ञात करने थे कितने प्रतिभागी हैं, 35, तो 35 प्रतिभागियों के लिए आवश्यक गत्ता कितना आ जाएगा, आवश्यक गत्ता हमारे पास 1584 बटा में 7, एक प्रतिभागी को चाहिए, तो इसे हम 35 से गुणा कर देंगे, 7 से 35 कटेगा 5, 5 से गुणा करेंगे 5 चौका 20, 2 बचेंगे, 40 और 2 42, 4 बचेंगे, 25 और 4 29, 2 बचेंगे, 5 और 2 7, तो कितना वर्ग सेंटीमीटर गत्ता चाहिए होगा, 7920 वर्ग सेंटीमीटर उन्हें गत्ता चाहिए होगा 35 प्रतिभागियों को गत्ता देने के लिए। तो हमारा जो 11वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारी जो प्रश्नावली 13.2 है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी प्रश्नावली 13.3 स्टार्ट करेंगे। तो अब हम 13.3 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। 13.3 प्रश्नावली में हमें पढ़ना है शंकु के बारे में। तो शंकु क्या होती है, शंकु कैसी आकृति है, शंकु एक ऐसी आकृति है जिसका एक सिरा होता है वर्ताकार और दूसरा सिरा इसका बिंदु रूप होता है। इसकी जो सीधी ऊंचाई है इसे हम लिखते हैं h से, और इसके वर्ताकार जो आधार है उसकी त्रिज्या को हम लिखते हैं r से। जो इनकी तिरछी ऊंचाई है जिसे हम तिर्यक ऊंचाई भी बोल देते हैं, कौन सी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, इस तिर्यक ऊंचाई को हम लिखते हैं L से। तो यहाँ से हमारे पास शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। एल क्या है, इसकी तिर्यक ऊंचाई है। फिर हमारे पास शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें पाई आर एल बाकी भाग आ गया, ऊपर और नीचे के सिरे जोड़ने होते हैं। ऊपर वाला सिरा तो बिंदु है, उसका कोई क्षेत्रफल नहीं होगा। हमारे पास वर्ताकार हिस्सा इसमें जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन लेंगे तो एल प्लस आर। ये हमारे पास आ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। आयतन का सूत्र क्या होगा, इसमें आयतन का सूत्र होता है, जो बेलन का सूत्र है वही इसका आयतन का सूत्र है, लेकिन इसमें क्या लिया गया है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब बेलन का इसे 1/3 हिस्सा माना जाता है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद में हमें एल यहाँ पे जो आ रहा है, एल का मान निकालने के लिए यहाँ पे हम देखें तो ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। तो लंब की स्क्वायर और आधार की स्क्वायर दोनों हमने जोड़ दी। यहाँ से लंब का मान, इसका एल का मान निकालना है, स्क्वायर हटेगी दूसरी साइड क्या आ जाएगा रूट, तो क्या बनेगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की रूट। ये हमारे पास एल का मान निकालने का सूत्र है। अब इन सूत्रों के आधार पर हम 13.3 प्रश्नावली के क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो हमारे पास पहला प्रश्न इसने दिया है 13.3 का, क्या दिया है इसने, एक शंकु के आधार का व्यास, प्रश्न नंबर 1, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है।
इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया है इसने, शंकु के आधार का व्यास है, शंकु के आधार का व्यास कितना है 10.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10.5 बटा में 2 सेंटीमीटर। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी दी है, तिर्यक ऊंचाई है हमारे पास, जिसे हम L से लिखते हैं, इसका मान है 10 सेंटीमीटर। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान है 10.5 बटा में 2 और एल का मान है हमारे पास 10। यहाँ से इसे हल करेंगे, 7 से 10.5 कटेगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 7 एकम 7, 3 बचेंगे और 7 5 35, 1.5, 2 से 22 कटेगा, कितने आ जाएंगे 11, 1.5 को 10 से गुणा करेंगे 15, 15 को 11 से गुणा करेंगे 150 और 15 165। तो कितना आ गया हमारे पास 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास प्रश्न नंबर 1 का हल था। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न जो हमें दिया है इसने, उसे हम पहले लिखेंगे, फिर हम उसे ध्यान से पढ़ेंगे और फिर हम उसे हल करेंगे। तो हमारे पास दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 2, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर और जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर और आधार का व्यास 24 मीटर है। तो हमें दिया है इसने शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ऊंचाई है इसके लिए, कौन सी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई हमें दी है इसने, जिसे हम L से लिखते हैं। ये है हमारे पास कितनी 21 मीटर और इसके लिए व्यास दिया है इसने 24 मीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी 24/2 बराबर 12 मीटर। यहाँ से हमारे पास त्रिज्या आ गई। अब इसके लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का शंकु के लिए, ये होता है पाई आर एल प्लस आर। यहाँ से पाई का मान 22/7, आर का मान क्या है 12, एल का मान क्या है हमारे पास 21 और आर का मान है हमारे पास 12। हल करेंगे, 12 को 22 से गुणा करेंगे 24, 2 बचेंगे 26 बटा में 7 गुणा में ये कितने हो जाएंगे जुड़ करके, ये हमारे पास 21 और 12 हो जाएंगे 33। 33 को 264 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 12, 1 अंसिल 18 और 1 19, 1 अंसिल 6 और 1 7, 2 9 7, 2 11, 1 अंसिल 16 और 1 17, 1 अंसिल 8, 87 112, कितना आ गया
8712/7। 7 का भाग देंगे कितना आएगा, 7 एकम 7, 1 बच जाएगा, 7 दूनी 14, बचेंगे कितने हमारे पास 3, ये हो जाएंगे 7 चौका 28, बचेंगे हमारे पास 3, ये आ जाएंगे 7 चौका 28, बचेंगे हमारे पास 4, 7 5 35 और 7 7 49, कितना आ गया 1244.57 मीटर में था, तो मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तो जो तीसरा प्रश्न दिया है उसे हम पहले लिखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और फिर हम उसे हल करेंगे। तो तीसरा प्रश्न क्या है हमारे पास, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। प्रश्न नंबर 3, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है, ये है 14 सेंटीमीटर। ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है हमें, पहला पार्ट हमें दिया है इसने आधार की त्रिज्या, तो हमें पहले ज्ञात करनी है आधार की त्रिज्या। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए इसने दिया है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसकी तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई कितनी है, जिसे हम L से लिखते हैं, ये है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। और इसके लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमारे पास है 308। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल बराबर 308। पाई का मान 22/7, आर का मान हमें ज्ञात करना है, एल का मान है हमारे पास 14, बराबर आ जाएगा 308। यहाँ से 7 से 14 घटेगा 2, 2 और 22 गुना में है, भाग में आ जाएंगे, 308/22 गुना 2। पहले हम 22 का भाग कर देंगे, 22 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 एकम 22, बचेंगे 8, ये आ जाएंगे 22 चौका 88। 14 में 2 का भाग करेंगे तो हमारे पास आर का मान कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। तो आधार की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। दूसरा पार्ट जो हमें इसका हल करना है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरे पार्ट में पूछा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमें, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा, पाई आर गुणा में एल प्लस आर। पाई का मान 22/7, आर का मान भी है 7, एल का मान कितना है, एल का मान है तिर्यक ऊंचाई का मान 14, प्लस में आर का मान कितना है 7। हल करेंगे कितना आएगा हमारे पास, 7 से 7 कट जाएगा, बच गए 22, गुणा में 14 और 7 कितने हो जाएंगे 21। 21 से 22 को गुणा करेंगे 42, 4 बचेंगे 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसके लिए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। तो अगला प्रश्न हमें दिया है इसने, चौथा प्रश्न, शंकु के आकार का एक तंबू। प्रश्न नंबर 4, शंकु के आकार का एक तंबू दस मीटर ऊंचा है और इसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। इसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए
क्या ज्ञात करना है हमें? पहला पार्ट दिया है इसने तंबू की तिर्यक ऊंचाई, तंबू की तिर्यक ऊंचाई ये हमें ज्ञात करनी है। इसके लिए तंबू की ऊंचाई कितनी दी है? तंबू की ऊंचाई है हमारे पास, जिसे हम h से लिखते हैं, ये है 10 मीटर। और इसके लिए आधार की त्रिज्या क्या है? आधार की त्रिज्या जिसे हम r से लिखते हैं, ये है हमारे पास 24 मीटर। तिर्यक ऊंचाई L का सूत्र क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई L का सूत्र क्या होता है? h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की रूट। h का मान कितना है? 10 की स्क्वायर, r का मान है 24, तो 24 की स्क्वायर, पूरे की रूट 10 की स्क्वायर 100, 24 की स्क्वायर 576। यहाँ पे हम 100 और 576 को जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे? 676। 676 की रूट कितनी होती है हमारे पास? 26। तो इसके लिए जो तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी आ गई? 26 मीटर। अब हमें दूसरा प्रश्न इसमें दिया है, क्या पूछा है? तंबू में लगे कैनवास की लागत। दूसरा प्रश्न है तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत, यदि 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत कितनी है? लागत, ये लागत है 70 रुपये। तो हमें कैनवास की लागत ज्ञात करनी है 70 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो हमें पता है कि जब हम तंबू बनाते हैं तो जो हम कपड़ा लगाते हैं या कैनवास लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं? सिर्फ उसके वक्र पृष्ठ पर लगाते हैं, उसके फर्श में हम नहीं लगाते हैं। तो इसका वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे। तो तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या हम कह सकते हैं कैनवास का क्षेत्रफल, कितना होगा? पाई r और l। पाई का मान कितना है? 22/7। r का मान कितना है? त्रिज्या कितनी है इसके लिए? 24। और इसके लिए जो हमारे पास l का मान है तिर्यक ऊंचाई, वो कितनी है? 26। हल करेंगे इसे, 22 को 24 से गुणा करना है, फिर हमें उसे 26 से गुणा करना है। तो 22 को 24 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? ये हमारे पास आएगा 24 दूना 48, 4 बच जाएंगे, 48 और 4 52, 528। इसे हमें गुणा करना है 26 से, बटा में हमारे पास कितना है? 7। अब इसने कहा है कि हमारे पास जो कैनवास है उसकी लागत ज्ञात करनी है। ये हमारे पास वर्ग मीटर में क्षेत्रफल आ गया। 1 वर्ग मीटर पर लागत कितनी लगती है? 1 वर्ग मीटर पर लागत ये है 70 रुपये। तो क्षेत्रफल कितना है? 528 गुणा 26 बटा में 7 वर्ग मीटर पर लागत कितनी हो जाएगी? ये लागत हो जाएगी हमारे पास 528 गुणा 26 बटा में 7 गुणा में 70। 7 से काटेंगे, कितना आ जाएगा? 10। 26 को 528 से गुणा करेंगे, 528 से गुणा करेंगे 26 को, 48, 4, 12 और 4 16, एक अंसिल 30 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे पास? 30 और 1 31। उसके बाद में 16 एक अंसिल, 4 और 1 5 और 10 कितने होंगे? 8, 12 एक अंसिल, 6 और 1 7, यहाँ से 3 और 1 कितना आ गया? 13,728 गुणा में कितना है? 10। यहाँ से 10 से गुणा करेंगे 1,37,280 रुपये। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 1,37,280 रुपये इस कैनवास के लिए लगेंगे। तो हमारा जो चौथा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 5वां प्रश्न हल करेंगे। तो जो 5वां प्रश्न दिया है उसे पहले हम लिखेंगे, उसके बाद हम उसे ध्यान से पढ़ेंगे और फिर हम उसे हल करेंगे। तो 5वां प्रश्न क्या है हमारे पास? 8 मीटर ऊंचाई और आधार त्रिज्या 6 मीटर वाले, प्रश्न नंबर 5, 8 मीटर ऊंचाई
और आधार त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े, तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी? त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी? यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई, यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा। 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा। तो पाई का मान यहाँ पे दिया है इसने 3.14, तो हमें पाई का मान दिया हुआ है 3.14। यहाँ से हमें कहा है इसने कि एक तंबू बनाना है जिसकी ऊंचाई रखनी है 8 मीटर और आधार की त्रिज्या रखनी है 6 मीटर। हमें शंकु के आकार का तंबू बनाने के लिए 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई हमें लगेगी? तो हमें त्रिपाल की लंबाई ज्ञात करनी है पहले। फिर हमें कहा है कि यह मानकर चलिए कि सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा। तो 20 सेंटीमीटर जो लंबाई में त्रिपाल है वो और लगेगा। तो पहले हम लंबाई ज्ञात कर लेंगे, फिर उसमें 20 सेंटीमीटर जोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या दिया है इसने? ऊंचाई है इस तंबू की ऊंचाई किससे लिखते हैं? h से। कितनी है? 8 मीटर। और इसकी त्रिज्या कितनी है? आधार की त्रिज्या जिसे हम r से लिखते हैं वो कितनी है? 6 मीटर। तो इसके लिए हमें तिर्यक ऊंचाई चाहिए होगी, क्योंकि तंबू में जो त्रिपाल लगेगा वो सिर्फ वक्र पृष्ठ में लगेगा और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए l का मान चाहिए होगा। तो तिर्यक ऊंचाई जिसे हम L से लिखते हैं क्या बनेगा? h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की रूट। h का मान है 8 की स्क्वायर और r का मान है 6, तो 6 की स्क्वायर। कितना आएगा? 64 प्लस 36 कितने होंगे? 100 का रूट कितना होता है? 10 मीटर। तो L का मान कितना आ गया हमारे पास? 10 मीटर। तो हमारे पास जो तंबू है, तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर एल। तंबू में कैनवास लगता है वो किस आकार का होगा? आयत के आकार का। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा में चौड़ाई बराबर कितना होगा? पाई का मान कितना दिया हुआ है? 3.14। आर का मान कितना है? आर का मान है 6 गुणा में एल का मान कितना है हमारे पास? 10। यहाँ से लंबाई हमें ज्ञात करनी है जिसे हम लिख लेंगे x से, गुणा में चौड़ाई हमारे पास कितनी दी हुई है इसके लिए? 3 बराबर 3.14 गुणा में 6 और गुणा में 10। 3 गुणा में भाग में आ जाएगा। 3.14 गुणा 6 गुणा 10 बटा में हमारे पास आएगा 3 से 6 कटेगा, कितना आ जाएगा? 2 को हम गुणा कर देंगे 3.14 से। तो 3.14 से गुणा करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 6.28 गुणा में 10 है, 10 से गुणा करेंगे 62.80 मीटर। ये हमारे पास आगे कैनवास की लंबाई। इसके अलावा इसने कहा था कि कटाई और सिलाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल और लगता है, तो अतिरिक्त
लंबाई कितनी चाहिए होगी 20 सेंटीमीटर। मीटर में बदलेंगे 100 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 0.2 मीटर। यहाँ से हमारे पास 0.2 जुड़ जाएगा तो कुल लंबाई कितनी आ जाएगी, कुल आवश्यक लंबाई 62.80, इसमें 0.20 जुड़ जाएगा, कितने आ जाएंगे 63 मीटर। तो कितने लंबे हमें त्रिपाल की आवश्यकता होगी, 63 मीटर लंबे त्रिपाल की हमें आवश्यकता होगी। तो हमारा जो 5वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन करेंगे, अब बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।